एक असमाप्त कथा की श्रृंखला में आप सबों के बीच प्रस्तुत है रमा सिंह की एक और कहानी, बुकमार्क। गोदरवाना गेस्ट हाउस की ओर मेरी जिप्सी बढ़ती चली जा रही थी। सड़क के दोनों ओर जंगली झाड़ियाँ फूलों से लदी थीं। महुए की सुगंध की मिठास हवा में खुलकर मन को तृप्त करने लगी। मेरे साथ नैना भी थी। दिल्ली की पली बड़ी मेरी बीवी नैना इस रास्ते पर आते ही मचल उठी। वाओ, सच ए नाइस सीन। मैंने नैना के चेहरे पर बिखरे उन्मुक्त भाव को सहलाते हुए कहा, अभी तुमने देखा ही कहाँ इस जगह को। गेस्ट हाउस चलकर देखना। जैसे प्रकृति की गोद में लाकर किसी ने इस इमारत को रख दिया हो। वहाँ से जिधर नज़र दौड़ाओ, एक से बढ़कर एक दृश्य, झरने, पेड़ पौधे, छोटे छोटे टीले मन को लुभाने लगते हैं। रियली? बोलते हुए नैना ने अपनी नज़रें फिर पीछे छूटती सड़क के पार टिका दी। उसके छोटे छोटे बाल हवा के संग उसके चेहरे पर बिखर आए थे। वह अपने हाथों से बालों को संवार रही थी। कुछ देर तो हवा की ठंड का वो आनंद लेती रही, फिर अपने साड़ी के पल्लू को सर पर लेती हुई अपने चारों ओर समेट लिया। हवा में ठंड थी जो किसी शरारती बच्चे की तरह मुझे भी सिहरा गई। जिप्सी गेस्ट हाउस के पोर्च में आकर जैसे ही लगी कि ढेर सारे विभाग के लोग अगवानी को उठकर खड़े हो गए। गेस्ट हाउस में ही मीटिंग होनी थी। ऑफिस के इतने सारे लोग आ गए थे कि लगा पूरा का पूरा कलेक्ट्रेट ही उठकर चला आया हो। मीटिंग के लिए इस जगह को उपयुक्त समझा गया था। गोदरवाना बिहार और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। दोनों राज्यों की मिलीजुली समस्या थी, जिसके लिए मध्य प्रदेश और बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मिलित मीटिंग रखी गई थी। और जब मुझे यहाँ आना था तो नई जगह दिखलाने के ख्याल से मैं नैना को भी साथ लेते आया। इस कस्बे में PWD का यही एकमात्र तो गेस्ट हाउस है जहाँ यदा कदा किसी VIP के ठहरने की व्यवस्था तो है ही। किसी तरह की कोई सरकारी मीटिंग या फिर से सेमिनार करना हुआ तो ले देकर इसी जगह का इस्तेमाल किया जाता है। अब की तो बहुत दिनों बाद इस जगह को देख रहा था। जब छोटा था तो अक्सर पापा मम्मी के साथ यहाँ आया करता था। उन दिनों पापा गढ़वा में पोस्टेड थे। अन्य लोगों के साथ मैं और नैना भी बाहर लॉन में ही बैठे थे। स्नैक्स, स्वीट्स की प्लेटें बाहर लॉन में ही टेबल पर रख गए थे। विभागीय लोगों के साथ हम लोग भी नाश्ता कर रहे थे। नैना की विशेष खातिर की जा रही थी। मैडम, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जगह कैसी लगी? कम से कम एक गुलाब जामुन तो लीजिए, शुद्ध घी की बनी है, यहाँ की खास मिठाई है। नैना भी उन लोगों से यहाँ की कुछ विशेष, कुछ खास बातों और जगहों की बाबत अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रही थी। मैं अपने PA से होने वाले मीटिंग से संबंधित ज़रूरी कागजात की बात कर रहा था। इतने में चाय की ट्रे लिए एक अधेड़ उम्र का आदमी जैसे ही सामने दाखिल हुआ, मेरे हाथ और हाथ में पकड़ा चम्मच जहाँ का तहाँ जैसे जम कर रह गया था। जो बातें मैं अपने PA से कर रहा था वो आधी अधूरी ही हवा में टंगी रह गई। एक चौकीदार के हाजिर होने पर कोई कलेक्टर सावधान की मुद्रा में अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाए, यह तो वास्तव में चौंकाने वाली बात थी। जैसे बहुत सारी चीज़ें करीने से रखी हों और बीच से किसी चीज़ की खिसक जाने से सारा कुछ अपना बैलेंस खोकर इधर उधर छितरा गया हो। कुछ वैसी ही स्थिति वहाँ के माहौल में समा गई थी। मुझे सावधान की मुद्रा में देखकर एक संतुष्टि का भाव उस अधेड़ चौकीदार के चेहरे पर उभरा और तत्क्षण लुप्त हो गया। वह हकबकाया सा जल्दी से आकर चाय की ट्रे टेबल पर रख गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग मुझे घूरने लगे, नैना भी। फिर उस गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने जैसे मेरे चेहरे के आते जाते भावों को विराम देते हुए किसी गुत्थी को सुलझाने के लहजे में कहा, सर, कामेश्वर ठाकुर इस गेस्ट हाउस का पुराना चौकीदार। गेस्ट हाउस का बावर्ची जब कभी छुट्टी पर होता है तो थोड़ा बहुत चाय पानी का काम इसे ही देखना पड़ जाता है। कामेश्वर ठाकुर की इस हाल में उपस्थिति ने मुझे असहज बना दिया था। मेरे मन में उठते भाव ने जैसे मुझे असमंजस की हालत में बने रहने को विवश कर दिया। वह तो नैना थी जिसने हौले से मेरा हाथ दबाते हुए फुसफुसाकर मुझे सचेत किया था। क्या हुआ? Why are you looking so perturbed?
मैं तो जैसे वहाँ उन लोगों के बीच था ही नहीं। दूर, बहुत दूर मेरा मन मुझे उड़ाकर ले जा रहा था, लेकिन नैना जबरन जैसे खींचकर मुझे वापस ले आई। मैं अपने आप को समेटने लगा, वर्तमान स्टेटस की खोल के भीतर, अपने भीतर उगाए अतीत के धुंधले में भूले बिसरे चेहरे को भूलने की कोशिश करने लगा। मैं अपने आप को भुलाना चाहा, जो अतीत की सलीब पर वर्तमान को लटकाना चाह रहा था। वहाँ बैठे मेरे सारे अधीनस्थ पदाधिकारियों की आंखों में अचरज भरे कई प्रश्न जुगनू की तरह जले, फिर बुझ गए। मुझे लगा जैसे उनकी आंखों के जुगनू की तरह जलते प्रश्नों ने मुझे जबरन मेरी कोशिश से चिपका दिया था। नैना पर मैंने एक नज़र डाली, औरों की तरह अब उसके चेहरे पर भी आश्वस्ति थी। कामेश्वर ठाकुर चाय की ट्रे रखकर वहीं कुछ दूरी बनाए अन्य चपरासियों के साथ खड़े थे। मैंने डरे डरे ही एक नज़र उन पर डाली। उनके चेहरे पर पहचान का एक भाव उभरा जो कहीं सुदूर अतीत के सूर्यास्त की लालिमा में बदल कर खो गया था। अब उनके चेहरे पर एक अलग ही ढंग के भाव घिर आए थे, जैसे साहब के असहज होने का राज वो जानते हों। मेरी आंखों के सामने वो चौकीदार अब सबों के चाय पी चुकने पर खाली कप प्लेटें ट्रे में उठाकर वापस जा रहा था। मैं ये सब सर झुकाए एक गुनाहगार की तरह देखता रहा। मेरी तरफ अब उनकी पीठ थी। आंखें चार होने का भय नहीं था। मैंने आंख उठाकर एक नज़र उन पर डाली। खाकी की वर्दी पहने पहले की तरह तना हुआ उनका बदन अब झुका हुआ था, कुछ ज़्यादा ही झुके हुए लगे। बालों में पूरी सफ़ेदी आ गई थी। पहले तो खादी का कुर्ता पजामा ही पहना करते थे। अक्सर बगल में एक झोला हुआ करता था जिसमें कुछ किताबें, कुछ कॉपियाँ रहा करती थीं। जिज्ञासा हुई क्या अब भी उनके पास वैसा ही झोला होगा। मैं फिर आसपास से कटकर उस चौकीदार का चाय रखकर मुझे नमस्कार में अपने दोनों हाथ जोड़ने और वापस मुड़कर जाने को देखता रहा। उनकी एक एक भाव भंगिमा सोचता, उनका एक एक पल मेरे भीतर जैसे किसी नुकीली चीज़ से अतीत के चित्र उकेरता रहा। मैं चीख चीख कर उनसे बहुत कुछ कहना चाहता था। उस चौकीदार को उसके अतीत में खींचकर ले जाना चाह रहा था। उन्हें उनके भूले बिसरे रूप को अतीत के आईने में दिखलाना चाहता था। कहना चाह रहा था कि प्रणाम तो मुझे करना था, आप क्यों कर रहे हैं। मैं कमज़ोर निकला, कावट, डरपोक, अपने वर्तमान के मलिन हो जाने के एहसास से डरा, घबराया, पिद्दी इंसान निकला। लेकिन आपको क्या हो गया है? आप क्यों नहीं अपने वर्तमान को फाड़कर बाहर निकल आते हो? आपकी छवि तो हम सभी के बीच एक निडर, बिना किसी भय के सच बोलने वाली की थी। फिर आज आपको क्या हो गया है? इतने झुके निरीह इंसान में किसने आपको ढाल दिया है? मैं अपनी उखड़ी उखड़ी नज़रों से वहाँ उपस्थित एक एक शख्स को आंक रहा था। यदि इस चौकीदार को खुद खड़ा होकर अपने सामने की कुर्सी पर बिठा दूं, तो यहाँ उपस्थित लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? और मेरी बीवी नैना, काउंसिल जनरल की बेटी, विदेशों की एम्बेसी में अब क्या तक के तौर तरीके, डिप्लोमेसी के नपे तुले बात व्यवहार के अव्यस्त, क्या उसे पागल नहीं समझ बैठेगी? क्या मेरी जगह कोई और होता तो कामेश्वर ठाकुर की इस स्थिति में होने को डकार कर बचा पाता? लेकिन उनके यहाँ होने के औचित्य को मेरा मन किसी तरह पचा नहीं पा रहा था। जो भी हो, कामेश्वर ठाकुर की वहाँ की उपस्थिति मेरा पीछा करती रही। गेस्ट हाउस में था तब भी, और वहाँ से उस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में व्यस्त रहा तब भी। रात डाइनिंग हॉल में खाना खाते हुए मैं बार बार चौंक रहा था कि कहीं कामेश्वर ठाकुर स्वयं ना आ जाए, कुछ परोसने या फिर कुछ और ही करने। दरअसल मैं उनसे, उनके साथ अपने संबंधों की असलियत से भाग रहा था। रात बिस्तर पर सोने की कोशिश में मैं थक गया। लगा जैसे किसी अंतर्द्वंद ने मुझे दौड़ा दिया है और मैं सर पर दौड़ता हुआ थक कर गिर गया हूँ। कितनी अजीब बात है कि अनुभूति में भी कुछ भोगना पड़े तो उस भोग का असर मन और शरीर को भुगतना ही पड़ता है। मैं भी बिस्तर में लेटा लेटा ही मनस्तंत्र की दौड़ से पस्त था। जोरों की प्यास लग रही थी। उठकर देखा तो कमरे में न तो पानी का जार था और न ही ग्लास। तभी मुझे याद आया, खाना खाने के बाद मैंने कमरे में दाखिल होते ही झट से दरवाज़ा बंद कर लिया था। इसके पहले जब भी किसी गेस्ट हाउस में रुकता था तो अमूमन डिनर के बाद कमरे में आने पर मैं कोई पत्र पत्रिका उलट पुलट करता या फिर ऑफिस के फाइल
देखने में लगाता या फिर बाहर निकलकर लॉन में कुछ देर चहलकदमी करता। उसके बाद ही बिस्तर में जाता था। लेकिन आज तो जैसे कुछ याद ही नहीं रहा। मन पर एक बोझ सा लग रहा था। प्यास लगी थी, लेकिन घंटी बजाते डर लग रहा था कहीं खुद कामेश्वर ठाकुर हाथ में पानी का गिलास लिए क्षमा याचना करते आकर सामने खड़े ना हो जाएं। उठकर बाथरूम में गया और नल से अपनी अंजुरी लगा पानी पीने लगा। न जाने कब तक नल से अंजुरी लगाए पानी पीने के बहाने अपनी ही हथेली का स्वाद चखता रहा, जैसे बचपन में स्कूल का कोई विकट वाकया था जो आकर मेरी अंजुरी को नल से चिपका दिया हो। खेल के मैदान से या फिर क्लासरूम से दौड़ते हुए आना और नल से अंजुरी लगाकर पानी पीने की गजब तृप्ति और स्वाद था। आज फिर वही स्वाद उभर कर इस पानी में आ बसा था, जैसे बचपन की स्मृति में लौट आने की कोई प्यास थी जो अंजुरी नल से लगाते ही उभर आई हो। मैं तृप्त होकर कुर्सी पर बैठ गया था, सिगरेट जलाई और अपने मुंह से निकाले धुएं के छल्ले बनाता बचपन के दिनों में धंसने लगा। एक नज़र नैना पे गई। कितनी निश्चिंत और सुखद नींद में सोई पड़ी थी। मैंने अपने आप को सहेजना चाहा। मैं क्यों नहीं नैना जितना निश्चिंत हो सकता हूँ? और अपने आप के द्वारा ही किए गए इंकार से क्षुब्ध हो उठा। शायद बहुत पीछे छोड़ आए अपने जीवन की सहजता, उन दिनों के अपने आसपास के हालात झटक देने को मन नहीं मानता। यह तो अपने अपने मन की मजबूरी है, भला कोई क्या कर सकता है। अपनी आंखें नैना से हटाकर मैं फिर अपने आप में उलझने लगा। तभी बचपन की स्मृति का एक टुकड़ा उभरकर मेरी आंखों में आ बसा, जैसे आकाश में उड़ती पतंग कटकर मेरे सामने आ गिरी हो। सड़क से घर तक बरसाती पानी के जमाव में दो दो ईंटों की कीचड़ में धंसाकर जाने का रास्ता सुगम बनाया गया था। ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क पर ही खड़ा कर दिया। माँ गाड़ी से उतरकर मेरी उंगली पकड़े उन ईंटों पर सावधानी से पैर जमाती कामेश्वर ठाकुर के घर गई थी। ऐसी बात नहीं कि उनसे माँ आज पहली बार मिल रही थी। वो हमारे स्कूल में हिंदी पढ़ाया करते थे। जमशेदपुर से तबादले पर पापा पटना आए थे और मेरा नामांकन यहाँ के चर्चित कॉन्वेंट स्कूल में हुआ था। हिंदी में मैं बिल्कुल ही कमज़ोर था। माँ ने हिंदी में ही एमए किया था। कुछ दिनों तक एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया भी था। मुझे हिंदी पढ़ाने की उन्होंने बहुत कोशिश की थी, किंतु मुझ पर एक तो कॉन्वेंट स्कूल का असर था, दूसरे हिंदी की पढ़ाई से कतराया भी करता था। सो उस दिन जब माँ ने कृपया शब्द को मेरे द्वारा कृपा लिखा देखा तो मारे झल्लाहट के अपना सर पीट लिया था। उसी दिन मुझे घर आकर हिंदी पढ़ा जाने की बाबत कामेश्वर सर से उनके घर मिलने आई थी। उस दिन कामेश्वर सर माँ को अपने घर आया देखकर अचंभित हुए थे और उन्हें खटिया पर बिछी तार चादर को हाथ से झाड़कर बैठाते हुए कहा था, मैडम मुझे ही बुला लिया होता अपने घर, आपने क्यों तकलीफ़ की? माँ ने खटिया पर बैठते हुए मुस्कुराकर अपने स्वभाव के तहत कहा था, ये कहावत तो आप भी जानते होंगे कि प्यासे कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। और बस तभी से कामेश्वर सर अपने घर मुझे पढ़ाने आने लगे थे। आज की तरह ही उस दिन भी मेरे मन में कुछ डरका था। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने नाम वाले स्कूल के टीचर क्या ऐसे गरीब होते हैं कि एक साबुत एक चादर भी बिछाने को नहीं होता? माँ उन दिनों पीएचडी कर रही थी और अपनी थीसिस पूरा करने में यदा कदा कामेश्वर सर से मदद भी लिया करती थी। पापा से मैंने उन्हें कहते भी सुना था कि एमए और पीएचडी वालों से विषय की पकड़ कामेश्वर ठाकुर को कम नहीं है। वह तो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बेचारे आगे पढ़ नहीं पाए। एक दिन जब पढ़ाई के बाद कमरे से उठकर मैं बाहर निकल आया तो सुना कामेश्वर ठाकुर माँ से 100 रुपये उधार मांग रहे थे। उनकी नवजात बेटी बहुत बीमार थी। तभी मैंने जाना कि उन्हें उस स्कूल से तनख्वाह के नाम पर मात्र 90 रुपये ही मिलते थे। मेरे ख्याल में वर्ष 1972 में भी कोई ऐसी सस्ती का ज़माना नहीं था कि 90 रुपये एक छोटे परिवार को भी चलाने के लिए काफ़ी होते। हाँ, इस स्कूल की वजह से उन्हें कुछ प्राइवेट ट्यूशन मिल जाया करते थे, जिससे वो अपने परिवार को बमुश्किल जिंदा रख रहे थे। उनकी बेटी को कोई कार्डियक बीमारी थी जिसके इलाज के लिए भी पैसे चाहिए थे। मेरे पापा PWD में उच्च अधिकारी थे। उन्हीं दिनों उनके विभाग में
4th ग्रेड के लिए कुछ आवेदन पत्र मांगे गए थे। कामेश्वर सर ने पापा से अपनी नौकरी के लिए सिफारिश की थी। पापा को अचरज के साथ दुख भी हुआ था कि हिंदी का BA ऑनर्स व्यक्ति आर्थिक संत्रास से चपरासी की नौकरी के लिए भी घिघिया रहा है। पापा ने दरबान के पद पर उन्हें बहाल कर अपने ही जुरिडिक्शन में रखते हुए ऑफिस ऑर्डर निकाला था कि कामेश्वर ठाकुर से अगले आदेश तक डिस्पैच क्लर्क का काम लिया जाए। पापा ने सोचा होगा कि इस बीच यदि कोई क्लर्क का पोस्ट निकला तो अपने तय कामेश्वर ठाकुर की बहाली में मदद कर देंगे। लेकिन पापा का तबादला कुछ ही दिनों के बाद वहाँ से हो गया था और कामेश्वर सर वहीं टंगे रह गए थे। आज उन्हें उस हाल में देखकर मुझे उनके प्रति खींच भी हो रही थी। यह क्या, किसी ने हवा में उछाल दिया और वही हवा में ही टंगे रह गए। पर कोई हवा में लटका रहना अपनी मर्जी से चाहता है क्या? कामेश्वर सर अपनी नौकरी पर जाने के पहले माँ से हम लोगों से मिलने आए थे। माँ से लिए 100 रुपये में से 50 रुपये वापस करते उन्होंने कहा भी था कि बाकी रुपये जल्द ही वापस कर दूंगा। माँ इतनी छोटी रकम वापस लेने से झिझक रही थी। माँ का असमंजस दूर करते हुए उन्होंने कहा था, वैसे तो मैं आपके लिए उपकार को आजीवन नहीं भूल सकता, लेकिन ये रुपये तो मैंने कर्ज के बतौर लिए थे, सो वापस करना ज़रूरी था। माँ कामेश्वर सर के लायक कुछ नहीं कर पाने से दुखी थी और उनके द्वारा प्रयुक्त उपकार शब्द को स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। माँ दुविधा में थी कि विद्या बुद्धि से धनी, स्वाभिमान के दर्प से दमकते एक स्कूल मास्टर को सरकारी दफ्तर में चपरासी बना देने को कार माना जाए या नहीं। कुछ इसी संदर्भ में ऐसे ही शब्द माँ ने कामेश्वर सर से कहे भी थे, जो हूबहू इतने वर्षों बाद मुझे याद नहीं रह गए थे। कामेश्वर सर ने माँ को उनकी शर्मिंदगी से उबारते हुए कुछ कहा था, जो कुछ इतने वर्षों को जैसे धकेल कर इस वक्त जेहन में उभरने लगे थे। मैडम, मैं तो भूल ही जाना चाहता था कि मैंने हिंदी ऑनर्स में प्रथम श्रेणी पाई थी। आर्थिक तंगी ने MA नहीं कर पाया, B.Ed नहीं कर सका, कहाँ नौकरी के लिए नहीं भटका, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाया। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बड़ा बेटा इलाज के बगैर घरेलू दवाई और देवी देवता की मनौती करते करते आंखों के सामने खत्म हो गया। बेटी हुई तो वही हाल। पत्नी को पौष्टिक क्या पेट पर खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। माँ बाप के प्रति तो जिम्मेवारी है, उसे तो डर से याद भी नहीं करता। चाहता तो था कि शिक्षक ही बने रहना, लेकिन मेरी चपरासी की इस नौकरी में कम से कम मेरा परिवार जिंदा तो बच जाएगा। सरकारी नौकरी में वेतन तो ज़्यादा मिलेगा। यह सब सुनकर माँ चुप लगा गई थी। जब वो विदा होने लगे तो माँ ने नमस्कार से हाथ जोड़े और मैंने उनके पैर छुए थे। उन्होंने खूब पढ़ो लिखो बड़ा आदमी बनो का आशीष दिया था। कामेश्वर सर की मेरे घर में बड़ी इज्जत थी। कोठी के नौकर चाकर, चपरासी, दरबान, ड्राइवर सभी मास्टर साहब कहते हुए स्वर में एक सम्मान का भाव रखते थे। इतना ही नहीं, पापा से मिलने आने वाले बड़े बड़े ऑफिसर्स भी कामेश्वर ठाकुर को सम्मान की नज़रों से ही देखा करते थे। अक्सर कामेश्वर सर मेरे माँ बाप के साथ कुर्सी पर बैठकर चाय नाश्ता किया करते थे। अब सोचता हूँ अच्छा हुआ कि नौकरी के बाद से वो फिर हमारी कोठी पर नहीं आए थे, नहीं तो मम्मी को खास असुविधा होती। हाथ जोड़े बाहर खड़े दरबान चपरासी के सामने उसी तबके के तब्दील कामेश्वर ठाकुर को भीतर ले जाकर अपने साथ चाय नाश्ता कराने, किसी बौद्धिक चर्चा में उन्हें शामिल करने और उनके ज्ञान की प्रशंसा में कुछ कहने में कहीं कुछ असंगत होने का भय माँ को बना रहता। शायद पहले वाला बात व्यवहार कायम नहीं रख पाती। कुर्सी पर बैठे सिगरेट का छल्ला बनाते मेरे मन में एक व्यंग की हंसी जगी। क्या आदमी का रूपांतरण उसके तबके के अनुसार इस कदर हो जाता है कि वह रह नहीं जाता? वैसे समय बीतने के साथ ही कामेश्वर सर की याद हम सभी के जहन से मिट चुकी थी, लेकिन आज लग रहा था ऐसा सोचना हमारी भूल थी। उनका साहचर्य, व्यवहार की सहजता, पढ़ाने का अंदाज, मिठास की कोई और बूंद बनकर हम सभी के अचेतन मन में आज भी सहज हुआ था। मुझे तो यह कहीं से भी अंदेशा नहीं था कि पापा के दिए उस मामूली से ओहदे से जकड़कर वो अभी तक उसी हाल में वैसे ही अपने सक्सेस में अभिशप्त बैठे होंगे। 20 साल पहले के जीवन की जिस किताब को समाप्त कर मैं भूल गया था, कामेश्वर सर जैसे अपने आप के रूपांतर वाले पृष्ठ पर
बुक मार्क बने आज भी अटके हुए थे। मैंने अपने भीतर एक छटपटाहट महसूस की, उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर धुप्त अंधेरा था जो खिड़की से छनकर जैसे मेरे भीतर भी उतरने लगा। उसी मन के अंधेरे में एक ख्वाहिश पनपने लगी, उस चौकीदार को सर कहकर पुकारने की, अपने सामने की कुर्सी पर उन्हें बैठाने की। उनके करीब बैठकर मैं उनसे बहुत कुछ पूछना चाहता था। आपने कई अन्यंत्र अपनी योग्यता के अनुरूप पद के लिए कोशिशें की या नहीं, या फिर कहीं कुछ हुआ ही नहीं? क्या आपकी पढ़ाई, आपका ज्ञान आपके भीतर के छरित होता रहा? आपकी यह बीमार बेटी बच्ची की नहीं? आपकी पत्नी अब भरपेट खाना तो खाती होंगी। ये भी कहना चाहता था कि हिंदी का आपका ये कमज़ोर विद्यार्थी आपसे आत्मविश्वास पाकर ही सिविल सर्विस के लिए हिंदी विषय को ही चुना था, और हिंदी में 350 अंक प्राप्त करने की वजह से ही आज आपका यह विद्यार्थी कलेक्टर की कुर्सी पर है। मेरी सफलता की नींव में आपका सहयोग भी है, कम से कम यह तो मुझे जता ही देना चाहिए। मैंने न जाने कितनी सिगरेटें फूंक डाली। रात की मेरी नींद को मेरी सोच अपने पैरों से रौंदती रही। मैं अपने आप से उलझा रहा। मेरी हालत शैवाल में उलझे हाथी की थी जो अपने ही सवालों में उलझा पुलझा असहाय छटपटाता रहा था। मैं कामेश्वर ठाकुर को पैर छूकर प्रणाम क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं अपने सामने की कुर्सी पर उन्हें बैठा सकता हूँ? आखिर क्यों नहीं वह सब कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ? इस अफसराना खोल में दुबका मैं कितना कमज़ोर, कितना असहाय और लिजलिजा लग रहा हूँ। यह मेरा खोल साधारण नहीं, यहाँ घुटन है। या जो इंसान है उसकी मौत हो जाती है, वह जो जीवित बच जाता है उस खोल के अनुरूप कोई और जीव होता है जिसका कोई अतीत, कोई जज्बाती वजूद नहीं होता। उसका तो बस वर्तमान होता है। कुर्सी, पावर, कलम, कागज़ का खेल भर वह खेल सकता है। मुझे लगने लगा था कि जैसे मेरा ओहदा भी प्लॉटिंग पेपर की तरह मेरे भीतर के जज्बात को सोख रहा है। मैं भी धीरे धीरे अपने खोल में आकार लेने लगा हूँ। स्वाति की बूंद सीप में गिरकर मोती भले ही हो जाए, लेकिन उस बूंद की तरलता कहाँ कायम रह पाती है। जब मुझे यह पद या कुर्सी मिली थी तो अपना ही कद कितना भीमकाय, कितना ऊंचा लगा था, और आज तो अपना ही कद मुझे बहुत छोटा, एक बौने का लगने लगा है। नैना जग गई थी। उसने आंखें बंद किए ही अपने बगल में मुझे टटोला। मैं वहाँ नहीं था। उसने सर उठाकर सिगरेट के जलते बिंदु से समझा कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, कुछ परेशान भी हूँ, लेकिन निश्चय ही मेरी परेशानी के कारण उसकी किसी ऑफिशियल काम को समझा होगा। मैं नैना को कुछ और पूछने कहने का मौका दिए बगैर ही उसके पास आकर सो गया। दूसरे दिन सुबह ही तैयार होकर निकल जाना था। डाल्टनगंज में कमिश्नर साहब के साथ इसी मसले को लेकर मीटिंग थी, लेकिन कामेश्वर सर की बाबत सोचकर वह सिलसिला मन को दबोचे हुए था। बाथरूम में नहाने गया तो चश्मा पहन ही शावर के नीचे नहाने लगा। शावर की पहली फुहार जब चश्मे पर पड़ी और आंखें धुंधली होने लगी, तब जाकर चेत हुआ और चश्मा खोलकर रखते हुए एक उदास हंसी हंस पड़ा। माँ का भी यही हाल था। कभी कभी अपने आप में खोई चश्मा पहने हुए ही चश्मा खोजती रहती थी, या फिर चश्मा पहने ही नहा लेती थी। बाथरूम से बाहर आकर हम सभी को लजाते हुए अपने भूल को बतलाती थी। पापा कहा करते थे, ये कहीं खो जाने वाली तुम्हारी बीमारी बड़ी बुरी है। कई बच्चों में भी यह आदत ना आ जाए। ज़्यादा संवेदनशील होना ठीक नहीं होता। आज मुझे लग रहा था क्या पापा का कहना ठीक था? मुझे कामेश्वर सर को लेकर इतना संजीदा नहीं होना चाहिए था। बचपन के दिन, लोग, माहौल धीरे धीरे दूर होते होते ऐसा जड़, इतना डेड क्यों चले गए हों कि छूना चाहो तो छू न सको, और यदि छुओ तो कोई हरकत नहीं, किसी तरह की जुम्बिश नहीं, बिल्कुल मुर्दा। इस चौकीदार में निहित उस कामेश्वर सर का स्पर्श पाना चाहूँ भी तो क्या उसी हाल में उनके उसी उदात्त व्यक्तित्व को पा सकूँगा भला? सामान गाड़ी में रख लिया गया था। नैना के साथ मैं बाहर निकला। गाड़ी में बैठने के पहले कामेश्वर सर के ताजे गुलाबों का एक गुलदस्ता मेरी ओर बढ़ाया और दूसरा नैना की ओर। मैं उनका दिया गुलदस्ता हाथ में लिए उन्हें एकटक देखता हुआ जैसे फ्रीज हो गया था। इस गुलदस्ते को अपने मास्टर साहब का आशीष समझो या चपरासी की दिया एक भेंट। यदि कामेश्वर सर को इंगित कर दूं कि मैं उन्हें पहचानता हूं
तो फिर एक शिक्षक के रूप में उनके साथ व्यवहार करना होगा। पहचान कर होगा भी क्या, नहीं पहचानना ही बेहतर होगा। बचपन की एक बूंद फिर चेहन में टपककर स्याही की तरह फैलने लगी। पारिजात फूल से लदी डाली ऊंचाई पर थी। मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाकर फूल तोड़ना चाहा कि फूल और कली से लदी वो डाली नीचे आ गिरी। मैं नहीं जानता था कि पारिजात की मोटी टहनी इतनी सुकुमार है कि हल्का जोर लगाते ही गिर पड़ेगी। मैं टूटी पड़ी फूलों से लदी डाली देखता हुआ पछतावे में पड़ गया था। अचानक कामेश्वर सर उस डाली की ही तरह कोमल हृदय वाले लगे। यदि अभी पहचान कर उन्हें एक शिक्षक का सम्मान नहीं दे पाया तो कहीं वो भी वैसे ही अपने अतीत के मोह से न टूटकर गिर जाए। नहीं, ऐसे ही ठीक है, बिना पहचान के ही। कामेश्वर ठाकुर की आंखों में एक चमक थी। पता नहीं वो मुझे इस स्टेटस में देखकर थी या फिर अपने अतीत की उपस्थिति दर्ज करा पाने की। कस्टमरी तौर पर नैना ने अपने पर्स में हाथ डाले ही थे कि चौकीदार बनाम कामेश्वर ठाकुर को बख्शीश देने के लिए कि फ्रीज हुआ में हड़बड़ा कर उसके हाथ रोक दिए। एक बारगी मुझे लगा कि जैसे नैना ने यदि बख्शीश दे दी होती तो सारा कुछ खत्म हो जाता, सारी बातें, अतीत का सारा कुछ खाक में मिल जाता। अपमान से उनका रोम रोम पता नहीं दहकता या नहीं, लेकिन मेरा मन संताप से छार हो उठता। नैना ने पता नहीं क्या समझा, लेकिन उसने अपने खुले पर्स बंद कर दिए। ऑफिशियल दस्तूर के तहत ही मैंने सामूहिक अभिनंदन के प्रति उत्तर में सबों को हाथ जोड़े तो मेरे जुड़े हाथ कामेश्वर सर के पास कुछ पल ज़्यादा ठहर गए थे। मैंने बिना बोले ही जैसे उनसे कहा, सर मुझे क्षमा कर दे, इससे ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। डिप्सी चल चुकी थी। मेरी आंखें पीछे छूट गईं। कामेश्वर सर की आंखों से टकराकर नम हो गई थी। क्षण भर को लगा जैसे जिस दवात की स्याही से अब तक कुछ भी लिखता पढ़ता रहा वही दवात खाली पड़ी है, बेकार टूटे फूटे बोतलों के साथ कबाड़ी के पास बिकने के लिए प्रतीक्षारत। नैना से मैं वह सब कुछ कहकर अपने को निर्भर करना चाहता था, लेकिन उसको साथ लेकर उससे नितांत अपरिचित अपने उस अतीत की गहराई में उतरा भी तो नहीं जा सकता था। फिर नैना उस संजीदगी से कामेश्वर सर के जज्बात को समझ नहीं सकती थी, क्योंकि नैना के पिता 90 रुपये तनख्वाह वाले किसी प्राइवेट स्कूल के मास्टर थे नहीं उनके किसी अजीज़ की दवा के बगैर मौत हुई थी। मैं चुप था। नैना भी प्राकृतिक दृश्यों में खोई हुई थी। जिप्सी अब साल दरख्तों के बीच की कोलतार सड़कों पर जा रही थी, हवा के स्पीड से। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हम प्रोत्साहित होते हैं। धन्यवाद।